My name is Dr. Akhilesh Sharma, Assistant Professor in Department of Zoology, Shivpati PG College, Shohratgarh, Siddharthnagar. So our next topic is function of endoplasmic reticulum. Function of endoplasmic reticulum. इसमें एक एक करके हम लोग फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन प्रोटीन सिंथेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इसमें जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो आप लोग को एक डायग्राम से मैं दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर है और इसमें ये राइबोसोम से अटैच है। ये लार्जर सब यूनिट से अटैच होगा और यहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन का सिंथेसिस होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे इसका सिंथेसिस होता है। तो यहां जो भी प्रोटीन बनता है वो होता है सिक्रीटरी प्रोटीन। सिक्रीटरी प्रोटीन, सिक्रीटरी प्रोटीन। और ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसका एग्जांपल है डिफरेंट जो प्रोटीन्स है जो एक्सपोर्ट होते हैं ट्रोपोकोलेजन। एग्जांपल ट्रोपोकोलेजन। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो एक बनता तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है लेकिन फर्दर वो दूसरे जगह एक्सपोर्ट हो जाता है। ट्रोपोकोलेजन के अलावा है सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन and next example is secretion granules. Secretion granules ये प्रोटीन जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और फिर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर लाइसोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे ये सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन बंद हो जा रहे हैं इसके बाद से ये एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोर्ट कैसे होते हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोटीन होता है, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन से पहले एक बेसिक चीज है उसको हम लोग यहां पहले समझें कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन आप लोग का जो राइबोसोम्स में बन रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे रहा है या फिर उसका इंपोर्ट कैसे हो रहा है। पहले हम लोग इंपोर्ट देखेंगे, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स जब पढ़ा जाएगा तो उसमें अलग से टॉपिक होगा जिसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोटीन हम लोग देखेंगे कि सिक्रीटरी प्रोटीन कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स में एक्सपोर्ट होता है। तो इसके पहले आप लोग जो प्रोटीन्स जो बन रहे हैं और वो कैसे इंपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उस चीज को हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं इंपोर्ट्स ऑफ प्रोटीन। इंपोर्ट्स ऑफ प्रोटीन्स इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इंपोर्ट्स ऑफ प्रोटीन होता है इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। सबसे पहले सिग्नल पेप्टाइड जो कि राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है उसके लास्ट एंड पे ये होता है सिग्नल पेप्टाइड। इसके बाद सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के बाद सिग्नल
रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कैसे राइबोसोम्स पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, उस चीज को हम लोग यहां एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले यहां पे आप लोग ये देखिए कि ये राइबोसोम्स है, इसका स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट, और इससे अटैच होगा आरएनए, एमआरएनए, ये है एमआरएनए, और ये राइबोसोम, राइबोसोम। अब इसमें जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड, ये मान लीजिए कि ये प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है। इस पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के लास्ट में सिग्नल पेप्टाइड होता है, यह है सिग्नल पेप्टाइड, और यह है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जिसमें एमआरएनए है, टीआरएनए होगा, इसमें पेप्टाइड है और ये सिग्नल पेप्टाइड है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, ये मान लीजिए कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है, यह है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है। ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या होगा, ये आके अटैच हो जाता है सिग्नल पेप्टाइड से, ये राइबोसोम इससे अटैच, ये पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, और यह है सिग्नल पेप्टाइड, और इससे आके अटैच हो जाएगा सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, इससे एमआरएनए ये अटैच होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जो पूरा बन जाता है, ये क्या होगा, जाके जो ल्यूमेन होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ल्यूमेन है, डबल मेम्ब्रेनस ल्यूमेन होता है, और इस पे ये ट्रांसपोर्टर्स होंगे, ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये एमआरएनए क्या, ये राइबोसोम्स क्या होंगे, ये आके इससे अटैच हो जाता है, और इस प्लेस को हम लोग कहते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर। ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर जो होगा, वो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेता है कि ये आके इसी से अटैच हो जाएगा। तो यहां पे फर्दर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, उसके साथ ये आप लोग का जो सिग्नल पेप्टाइड है वो भी रहेगा, और इसके बाद से जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो होता है, जैसे ये इससे अटैच होगा, जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल होता है वो लिबरेट हो जाएगा, एसआरपी, ये बाहर निकल जाता है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है
ये पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर चला आता है। इसको ये आप कह सकते हैं ER ल्यूमेन, ER ल्यूमेन। तो इसको एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि राइबोसोम है जिसमें स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन, इससे सिग्नल पेप्टाइड आके अटैच होता है। इस सिग्नल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये क्या करता है, इस सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल को एक रिसेप्टर होता है जो कि प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको डिटेक्ट करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और ये आके इससे अटैच हो जाएगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स। और जैसे ये अटैच होगा सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल इससे लिबरेट हो जाता है कि फिर से ये अपना काम दूसरे उससे सिग्नल पेप्टाइड्स को अटैच करे और ये साइकिल चलता रहे। इसी की वजह से ये आके ये इससे बाहर निकल जाता है और ये कॉम्प्लेक्स आके अटैच हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड जो होगा वो ल्यूमेन के अंदर आ जाता है। और ल्यूमेन के अंदर आने के बाद इसका फर्दर जो होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये प्राइमरी है, फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगा, ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगा और ये टर्शरी में कन्वर्ट होता है। तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड सिर्फ चेन रहता है जो ल्यूमेन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन बन गया, उसका इंपोर्ट हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग एंड फोल्डिंग। जब प्रोटीन की प्रोसेसिंग और फोल्डिंग होगा तभी प्रोटीन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि उस तरीके से अगर वो सिर्फ ल्यूमेन में जो पहला प्रोटीन बनता है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता है, वो कोई एंजाइम का वो एज अ फंक्शन नहीं करेगा कोई, जब तक उसमें फोल्डिंग ना हो और जब तक उसकी प्रोसेसिंग ना हो। तो यहां पे तीसरा जो फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो होता है प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग। प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग। अब प्रोटीन फोल्डिंग और जो प्रोसेसिंग होता है वो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखें। ये मान लीजिए कि ये ल्यूमेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है। तो यहां पे आप लोग देखें कि राइबोसोम्स जब आके इससे अटैच होते हैं, ये राइबोसोम्स इससे अटैच हुए, इसको हम लोग डबल लेयर कर लें। जब राइबोसोम्स इससे आके अटैच होंगे तो यहां पे एक चैनल होगा जिसके थ्रू ये प्रोटीन्स इसके अंदर आते हैं। और जब प्रोटीन इसके अंदर आता है, ये मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर आ रहा है, तो यहां पे बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स, बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन से अटैच हो जाएंगे और इसका मॉडिफिकेशन करेगा। इससे आप लोग और इसमें हम लोग दिखाते हैं, ये मान लीजिए राइबोसोम्स है और ये एक लंबा चेन हो गया और इससे कई बाइंडिंग प्रोटीन्स इससे अटैच हो जाएंगे। और ये बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर चैपरॉन, इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर
इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर चैपरॉन जो कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रोटीन की फोल्डिंग करेगा और उसकी प्रोसेसिंग करेगा। अब प्रोसेसिंग और फोल्डिंग करने के बाद क्या होता है, ये प्रोटीन जो होते हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसमें जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आता है, ये ER ल्यूमेन है, इसके अंदर आने के बाद प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज कहते हैं। जो एंजाइम है वह है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। इसी के थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं इसमें देख लिया हम लोग, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, इसका इंपोर्ट हो गया, वो ल्यूमेन में आ गया, ल्यूमेन में आने के बाद उसका फोल्डिंग हुआ और प्रोसेसिंग हुआ। फोल्डिंग में आप लोग ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स जो होते हैं इसकी फोल्डिंग करते हैं और फोल्डिंग करने के बाद इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसमें ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का जब सिंथेसिस हो गया, इंपोर्ट हो गया, प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग हो गया, तो इसके बाद से इसका फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन। फोर्थ स्टेप इज प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें ओलिगोसैकेराइड चेन ऐड होता है। ओलिगोसैकेराइड चेन इसमें ऐड होगा, ओलिगोसैकेराइड चेन। ओलिगोसैकेराइड चेन जो ऐड होता है ये कहीं भी ऐड नहीं हो जाएगा प्रोटीन के, जो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके कहीं भी नहीं ऐड होता है ये इसके पर्टिकुलर साइट पे जो कि एस्पेराजीन साइट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वहां पे आके ये अटैच होता है और अटैच करने के लिए जो एंजाइम लगता है वो होता है ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, प्रोटीन से अटैच करेगा ओलिगोसैकेराइड चेन को, और ये चेन को अटैच करने के बाद फर्दर जो प्रोटीन होता है इसका एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट जो होगा वो क्या होगा, इससे आप लोग देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये गोल्जी एपरेटस में जाता है। गोल्जी एपरेटस में जाने के बाद ये सिक्रीटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। वहां पे सिक्रीटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन फर्दर करने के बाद ये सेल एक्सटीरियर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सेल एक्सटीरियर में इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब जो आगे जो फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी टॉक्सिन चीज जब हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। न्यूट्रलाइज
का बहुत ही इजी तरीका ये समझ लीजिए कि उसके असर को कम करना होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। इसमें एक एग्जांपल से मैं आप लोग को समझा दूं कि ये देखा गया कि फिनोबार्बिटॉल ये टॉक्सिन है। अगर इसको हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाए या फिर दे दिया जाए तो इसमें देखा गया है कि इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो एंजाइम होता है, जैसे कि जो एंजाइम होता है वो होता है साइटोक्रोम P450। इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा ये देखा गया है कि वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये चीज हम लोग को डिनोट करता है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का जो काम होता है उसमें कुछ एंजाइम्स का रोल होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ये क्या करता है, इन टॉक्सिन को वाटर सॉल्युबल बना देता है। और वाटर सॉल्युबल बनने के बाद क्या होता है, ये हमारे बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाता है, बाहर चला आता है। उसके बाद से दूसरा जो रोल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो होता है सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है या फिर जो चीज बिजी रहता है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लाइपोप्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये देखा गया है कि लिवर में इसका जो कंसंट्रेशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो बहुत हाई होता है। स्पेशली इट इज अबंडेंट इन हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स में ये ज्यादा पाया जाता है। और लिवर में ये देखा गया कि लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका थर्ड फंक्शन जो होता है वो होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। थर्ड फंक्शन ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ये होता है कि ग्लाइकोजन को जो कि हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन को डिग्रेड किया जाता है ग्लूकोज में इंस्टेंट एनर्जी के लिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्प करता है वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। तो ये सब फंक्शन जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब हम लोग ओवरऑल फंक्शन देख लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो हमने रफ देख लिया, स्मूथ देख लिया, अब ओवरऑल फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सम इंपॉर्टेंट functions of endoplasmic reticulum। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है कैल्शियम का रेगुलेशन। हमारे बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेशन, इसको आप लोग इससे समझ सकते हैं कि रिलीज अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। तो इसके स्टोरेज को, इसको कैसे रिलीज करेंगे, इसका कैसे अपटेक करेंगे और स्टोरेज करेंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। रिलीज का मतलब होता है जहां जरूरत पड़े कैल्शियम का वहां पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहता है, वहां पे वो रिलीज कर देता है। उसके बाद अगर इसको जरूरत पड़ती है तो वो फिर साइटोप्लाज्म से अपने अंदर ये कैल्शियम को ले लेता है और उसको स्टोर कर लेता है। ये जो प्रोसेस होता है रिलीज अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में। इट इज वेरी हेल्पफुल इन extracellular
रेगुलेशन और सिग्नलिंग, इन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम लोग ये देखें कि मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे मसल्स में कैल्शियम का स्टोरेज करता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो है जैसे कि इट वर्क्स एज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, एक्ट एज circulatory system of our body, of cell, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह सर्कुलेट होता रहता है और जो नेसेसरी चीजें होती हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट करता है, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है। मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी प्रोटीन का या फिर लाइपोप्रोटीन का या फिर फॉस्फोलिपिड का जब फॉर्मेशन करता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस में जाता है और गोल्जी एपरेटस में जाने के बाद ये फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में या फिर डिफरेंट पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सेल्स में ये ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह भी हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इट ऑल्सो वर्क्स एज स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर सेल। जिस तरीके से बोन्स हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये सेल का स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स membranes of न्यूक्लियर एनवेलप। सार्कोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप का मेम्ब्रेन भी फॉर्म करता है। एंड फिफ्थ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो परफॉर्म्स सम metabolic activities also। तो ये हमारा कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो गया। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया सो प्लीज उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आप लोग देख सकें। ओके, थैंक्स अ लॉट।